बच्चों, आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसमें ये है कि तुल्यांकी धारावाही प्रणालिका के रूप में क्षण चुंबक, कि कैसे जो धारावाही प्रणालिका होती है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। प्रणालिका मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। प्रणालिका क्या होती है कि जब हम किसी लकड़ी के गत्ते पर या चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर आइसोलेटेड कॉपर वायर को बहुत पास पास लपेटते हैं, है ना, तो ये अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। और इसमें जब आप करंट प्रवाहित करते हो तो करंट प्रवाहित करने पर एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। कैसे कि जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये हमेशा क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगा, पहला। दूसरा, जब आप इसके पास दूसरी धारावाही प्रणालिका लेकर आओगे तो क्या होगा, उनमें परस्पर आकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि जो प्रणालिका होती है, धारावाही प्रणालिका, वे क्षण चुंबक की तरह व्यवहार, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। और इसका एक सिरा नॉर्थ पोल हो जाता है और एक सिरा साउथ पोल हो जाता है। ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पर, है ना। अगर करंट की डायरेक्शन लूप में आप जिस सिरे को, धारावाही प्रणालिका के जिस सिरे को देख रहे हैं, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज होता है। नॉर्थ का इस सिरे को हमने ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई। इसका मतलब धारावाही प्रणालिका का जो वो सिरा है वो हमारा नॉर्थ सिरा हो जाएगा और जो दूसरा सिरा होगा वो हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है। और अगर धारावाही प्रणालिका को सामने देखने पर अगर वो सिरे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रही है तो साउथ पोल का जो सिरा होता है वो क्लॉकवाइज होता है, तो सामने वाला सिरा साउथ पोल हो जाएगा और दूसरा सिरा नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर आप दो प्रणालिकाओं के साउथ पोल को या नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाएंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्योंकि सेम अगर यहाँ भी नॉर्थ है यहाँ भी नॉर्थ है तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर यहाँ साउथ है यहाँ साउथ है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर आप प्रणालिका के एक नॉर्थ को और एक साउथ को पास पास लाएंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण, क्योंकि अपोजिट पोल्स हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया कि प्रणालिका के केंद्र से कुछ दूरी पर हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमने माना कि इस प्रणालिका में आई करंट बह रही है और इसमें जो प्रति लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो हमने मान ली क्या है, n है। ठीक। और इसके केंद्र से r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। इस पूरी प्रणालिका की लंबाई हमें 2l मान ली। अब हमने इसके केंद्र से x दूरी पर एक छोटा सा लूप लिया, dx लंबाई का लूप लिया। हम पहले इस लंबाई के लूप के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो n लंबाई में फिर एक लंबाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो dx लंबाई में कितनी हो जाएगी, n इंटू डी एक्स। ठीक। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था, b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को रखेंगे तो म्यू ज़ीरो की जगह म्यू ज़ीरो हो गया। n क्या होगा, इस dx लंबाई में फेरों की संख्या, वो हमने n इंटू डी एक्स निकाल ली। आई की जगह a हमने इसकी त्रिज्या मानी है। r क्या है, इस लूप की इस P बिंदु से दूरी। तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, ये दूरी पूरी हमारी r है और ये दूरी हमारी x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची r माइनस एक्स। तो इस r की जगह हम क्या लिखेंगे, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरी में मैंने यही किया, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो एन इंटू डी एक्स आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 3/2। ठीक। अब मुझे इस पूरी प्रणालिका के कारण इसके केंद्र O से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो प्लस एल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस एल है। तो हम पूरे dB का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या लेंगे, माइनस एल से लेके प्लस एल। तो वही मैंने किया, ये हो जाएगा हमारा b माइनस एल टू प्लस एल। ये फॉर्मूला हमने उधर वाला रख लिया, पहले वाला जो यहाँ लिखा था। अब इसमें देखो बच्चों, म्यू ज़ीरो कॉन्स्टेंट है, n कॉन्स्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले जो r है, जो केंद्र से उस बिंदु P की दूरी है, इस r का मान इस a से भी बहुत बड़ा है और जो प्रणालिका की लंबाई है 2l, इससे भी बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 2l को और a को छोड़ सकते हैं। ठीक है। या अब यहाँ पर जो है आपने
एक्स को छोड़ा, क्योंकि आर का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है, एक्स का मान कम है, तो हमने एक्स को भी छोड़ दिया और ए को भी छोड़ दिया। एक्स क्या दूरी क्या थी हमारी, दूरी थी केंद्र से यहाँ तक की दूरी। तो लंबाई, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है, ये लंबाई हमारी कम है और आर का मान ज़्यादा है, तो ये दूरी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो हमने इस एक्स को भी छोड़ा और इस ए को भी छोड़ा कि आर के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ हम एक्स और जब ए को छोड़ देंगे तो ये जाएगा म्यू ज़ीरो एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ए और एक्स को छोड़ दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो स्क्वायर से कट गया, तो ये 2r³ हो गया। अब इस फॉर्मूले में देखिए म्यू ज़ीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³, तो कॉन्स्टेंट हो गया, पूरा बाहर आ जाए। यहाँ क्या बचा, dx, इस dx को मैंने यहाँ लिख लिया। इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या आएगा, x, कई बार बता चुके, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब 1 इंटू एक्स की पावर एन dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, उस फॉर्मूले से हमने ये निकाला है। तो ये हमारा अब लिमिट -L टू +L लिखेंगे यहाँ पर, तो जगह +L इंटू -L, माइनस माइनस प्लस हो गया, L + L 2L हो गया। ठीक है, ये जो बच्चों x आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, कई बार मैंने आपको बताया है। ये होता है हमारा x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। अब ये मेरा इंटीग्रल dx है, ये कब आया, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x की पावर क्या है, 0। जब x की पावर 0 है, n की पावर 0 होगी, तो जगह x की पावर 0 की जगह हम n की जगह जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 यानी कि x अपॉन 1 यानी कि x होगा। इसलिए 1 इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा x होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया, स्कूल को हमने सॉल्व किया तो 2L आ गया। अब क्या करेंगे इसमें कि जो म्यू ज़ीरो आई है, ये आप लोगों ने चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बनाया था, पिछले वीडियो मैंने बताया नहीं था। m इज इक्वल टू NIA होता है, जहाँ n क्या है, फेरों की संख्या है ना, एकांक लंबाई में फेरे हमारे n थे, पूरी प्रणाली की लंबाई 2L, 2L में कितने हो जाएंगे, n इंटू 2L। तो इस कैपिटल N की वैल्यू तो n इंटू 2L आ गई, I की जगह I हो गया। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, त्रिज्या हमारी A है, स्मॉल a, तो πa² हो जाएगा। ठीक, तो ये m की वैल्यू हमारी होगी। हमारा फॉर्मूला हमने पीछे ये निकाला था, अब इससे कंपेयर करो, n इंटू 2L, तो n और 2L ये मुझे मिल रहा है, I मिल रहा है, a² मिल रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 भी मिल रहा है। अब यहाँ मुझे पाई चाहिए, मेरे पास पाई की कमी है, तो मैंने क्या किया कि म्यू ज़ीरो में मैंने पाई का ऊपर गुणा किया और पाई का नीचे गुणा किया। ठीक, r³ को यहाँ रख दिया, 2 को बाहर निकाल लिया, और इसके बाद अब इसमें मुझे इसको पूरा कांस्टेंट, ये मेरा 2 पाई हो गया, 4 पाई करने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे। अब ये पूरी वैल्यू तो मेरी m हो गई, 2m, ये म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई अपॉन r³, ये फॉर्मूला मेरा बन गया। ये क्या है, प्रणालिका के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी देख सकते हो, यही सेम फॉर्मूला हमने बार मैग्नेट के कारण भी निकाला था। इसका मतलब ये हुआ कि बार मैग्नेट और जो धारावाही प्रणालिका है उनका बिहेवियर कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, अब प्रणालिका की क्या क्या विशेषता, क्या क्या समानता होती है, मैंने आपको भी बताया। जैसे कि क्षण चुंबक जो होती है वो हमेशा जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है। सेम वही चीज़ धारावाही प्रणालिका में, धारावाही प्रणालिका भी हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है। दूसरा क्या है कि जैसे कि बार मैग्नेट में क्या होता है, जब 2 बार मैग्नेट है, इनके अगर सेम पोल्स पास में लाते हो तो उनमें क्या होता है, आप रिपल्शन होता है। सेम चीज़ धारावाही प्रणालिका में होती है, अगर सेम पोल्स पास में लाओगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अपोजिट पोल्स लाओगे, अगर यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो अट्रैक्शन होगा। जैसे कि क्षण चुंबक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करती है, वैसे ही धारावाही प्रणालिका भी लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब हम क्षण चुंबक के पास कोई कंपास निडल लेके आते तो क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है, ये एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरती है। सेम चीज़ धारावाही प्रणालिका में होती है। अगर आप इसके पास कोई भी नेगेटिव निडल लेकर आओगे, चुंबकीय सुई लेकर आओगे, तो एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरेगी या डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ये जो धारावाही प्रणालिका है, इसके अंदर चुंबक का गुण तब तक रहता है जब तक आप इसमें करंट प्रवाहित करते हो। जैसे आप करंट रोक दोगे तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करना बंद कर देगी। ठीक है, तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने के लिए धारा का प्रवाह हमको करना पड़ेगा। अब बच्चे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है
कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती है ना, उनमें कंटिन्यूस धारा का प्रवाह बंद क्लोज कर्व तो होते हैं, लेकिन धारा का कंटिन्यूशन में नहीं होती है वो। लेकिन ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है हमारी कंटिन्यूशन में होती है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती है। ठीक, ये बंद वक्र कैसे होती है? चुंबकीय बल रेखा पहले होती क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कंटिन्यूस प्रदर्शन करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती हैं, उसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि उसमें प्लस से शुरू होती थी विद्युत बल रेखाएं, माइनस पर खत्म हो जाती, इसमें हमारी चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, और फिर से चुंबक के अंदर ये होती हुई चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं और चुंबक के अंदर साउथ पोल से होती हुई फिर से नॉर्थ पोल पर वापस आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इन चुंबकीय बल रेखाओं का ना तो कहीं से शुरुआत होती है और ना ही ये खत्म होती है, इसलिए क्लोज्ड कर्व होती है। लेकिन विद्युत बल रेखाएं ऐसी नहीं होती हैं, क्लोज कर्व नहीं होती है, वो निष्कोण वक्र होते हैं खाली। ठीक, अब बाकी सिमिलरिटी सेम है कि जैसे कि उसमें था कि हम जो विद्युत बल रेखाएं हुआ करती थी, ये हमारी जैसे ये है, यहाँ से शुरू होती थी, उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती थी। सेम चीज़ इसमें है कि चुंबकीय बल रेखा में चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा चुंबकीय बल रेखा को बताती है। ठीक, अब जैसे कि उसमें था विद्युत बल रेखा कभी भी काटती नहीं थी, इसमें भी चुंबकीय बल रेखा काटती नहीं है। अगर काटेंगी तो उसके किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी। जैसे मान लो तो दो चुंबकीय बल रेखाएं काट रही हैं, तो आप स्पर्शरेखा इस डायरेक्शन में भी खींच सकते हो, स्पर्शरेखा आप इस डायरेक्शन में भी खींच सकते हो। तो कटान बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। जैसे कि विद्युत बल रेखाएं नहीं काटती, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं भी नहीं काटती हैं। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ध्रुवों के बहुत पास पास होती हैं, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं, ये दूर होती जाती है, मतलब इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और चुंबक के अंदर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। जहाँ चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर और इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, प्रबल है और एक समान। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर भी हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर भी हैं। इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और चुंबक के जो ध्रुव होता है, चुंबक के ध्रुव के पास यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है बहुत पास पास होती हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा है, प्रबल है। जब आप दूर जाते हो उससे, जैसे कि हम जब उससे दूर जा रहे हैं चुंबक से, तो ये क्या हो रही है, दूर होती जा रही है ना, प्रबलता हमारी घटती जा रही है, तो बल रेखाएं भी दूर होती जा रही हैं। तो बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की। बच्चों, पृथ्वी के अंदर भी हमारा क्या होता है, एक मैग्नेट होती है। ठीक, हम ये मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट रखा हुआ है, जिसका जो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो इसका जो मैग्नेट होता है, इसका जो दक्षिणी ध्रुव होता है, इसके अंदर ये मैग्नेट है, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। जो हमारा नॉर्थ है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो पृथ्वी के चुंबक का जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, और जो इसका नॉर्थ पोल होता है वो साउथ की तरफ होता है, उल्टा होता है। इसीलिए जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये क्योंकि पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल इधर है, तो ये चुंबक के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जो दंड चुंबक होती है हमेशा, वो हमेशा नॉर्थ साउथ में इसीलिए रुकती है, क्योंकि इसका साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो अब धारावाही प्रणालिका को या क्षण चुंबक को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसीलिए वो जाकर रुकता है। अब पृथ्वी के चुंबक के गर्भ में या पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है या नहीं, इसकी पुष्टि 3 बातों से होती है। पहला कि जब हम किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो मैंने भी आपको बताया। दूसरा, जब आप पृथ्वी के अंदर किसी चुंबक को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गाड़ते हो, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो एक चुंबक बन जाता है। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि पृथ्वी के गर्भ में एक
शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। दूसरा, जब हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, जैसे कि मैंने हम यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं खींची है, तो दोनों तरफ, जैसे कि ये है, तो दोनों तरफ मुझे यहाँ पर एक उदासीन बिंदु मिलता है। उदासीन बिंदु का मतलब, जब यहाँ पर आप चुंबकीय सुई को रखते हो तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो वैसे की वैसी ही रहती है। इसका मतलब कि यहाँ पर पृथ्वी के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो दोनों कैसे हैं, बराबर है। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, और जब आप यहाँ मैग्नेटिक निडल को रखोगे तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे बिंदुओं को हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। तो हमें जब हम चुंबकीय बल रेखा खींचते तो हमें 2 उदासीन बिंदु मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबक के द्वारा चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों कैसे हैं, बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो यहाँ पर आपको इस चुंबक के द्वारा बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र मिलता, और जब वो मिलता तो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होता, तो आपको उदासीन बिंदु नहीं मिलता। यहाँ उदासीन बिंदु में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ही यही है कि पृथ्वी के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है बच्चों, जैसे कि चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय निरक्ष क्या होता है। ठीक, मैं ये आपको एक उसका वो दिखा रही हूँ, पृथ्वी का मॉडल यह है यहाँ पर। इसमें देखो, ये हमारी पृथ्वी है बच्चों। ठीक, अब हमने ये माना कि जो पृथ्वी है उसके अंदर भी एक शक्तिशाली चुंबक है। ये हमने चुंबक मान ली, जिसका साउथ पोल हमारा नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है ना। और ये 11.5 डिग्री पर टिल्टेड होती है। क्यों होती है ये बताएंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक चुंबकीय सुई ली और उसको हमने डोरी से बांधा, और डोरी से बांधकर उसको हमने वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए छोड़ दिया। अब हमने चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर एक परिक्रमा लगाई, इसको लेकर। जब हम चुंबकीय सुई को लेकर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें 2 स्थानों पर क्या होती है, इन 2 स्थानों पर जो चुंबकीय सुई होती है वो पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है। ठीक, और इन 2 स्थानों पर जो चुंबकीय सुई होती है पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है। और बाकी जगहों पर क्या होता है, वो पृथ्वी के तल से कुछ ना कुछ कोण बनाती है। ठीक, तो जिन 2 स्थानों पर, एक ये स्थान है और ये एक स्थान, जिन 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है। ठीक, अगर पृथ्वी का तल मान लो ऊर्ध्वाधर तल मेरा ऐसे है तो चुंबकीय सुई हमारी ऐसे हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, है ना। तो जिन 2 स्थानों पर लंबवत हो जाती है उसे हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव। तो ये हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ये जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। ठीक, और जो पृथ्वी की जो चुंबकीय अक्ष होती है ये भौगोलिक अक्ष से 11.5 डिग्री पर टिल्टेड होती है। ये भौगोलिक अक्ष है, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। ये हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो चुंबकीय अक्ष है ये इससे 11.5 डिग्री पर टिल्टेड है। ठीक, अब जिन 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के क्या होती है, समांतर होती है ना। तो पृथ्वी का तल अगर हमारा ऐसे है, पृथ्वी का तल ऐसे है और चुंबकीय सुई भी ऐसे होती है, समांतर होती है, तो हम क्या करते हैं, इन स्थानों से गुजरने वाला, इन दोनों स्थानों से गुजरने वाला और चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल, चुंबकीय अक्ष हमारा ये है और इन इस तरह से गुजरने वाला, यानी ऐसे अगर हम कोई प्लेन काटें, है ना, ऐसे चाकू से अगर हम बॉल लें और इस तरीके से काट दें तो बॉल हमारी क्या होगी, वो प्लेन क्या होगा, इन दोनों स्थानों से होकर भी गुजरेगा और इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत भी होगा। तो इस तल को हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ये तल क्या करता है, जो गोला होगा इसको, इस पृथ्वी की सतह को एक वृत्त के रूप में काट देगा। मतलब जैसे ये आपका गोल है, जब आप चाकू से काटोगे तो ये सुरा हमारा ऐसे हो जाएगा, मतलब ये जो तल है हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तल हमारा ऐसे तिरछा है ना। तिरछा क्यों है ये तल, क्योंकि ये हमारी चुंबकीय अक्ष है ना, और ये हमारे क्या है, वो 2 स्थान है जहाँ पर हमारी चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है।
तो इस तल को हम बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष या मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये हमारी होती है मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की तल के समांतर हो जाती है, उन स्थानों से गुजरने वाले और चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को, जो पृथ्वी की सतह को वृत्त के रूप में काटता है, उस सतह को हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।